हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम जो एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, इस बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में हमने इकोलॉजी के टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं लास्ट जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा था वो हमने पढ़े थे रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। जो एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स थे वो थे रेगुलेशन और कन्फर्मर होना। बट मैंने जैसा बताया था कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की स्ट्रेटजी है। जब कंडीशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऐसी रहती है तब ऑर्गेनिज्म इनसे काउंटर कर पाता है। थोड़े से ही कॉन्टीन्यूअस या थोड़े ही परसिस्टेंट नेचर की एक्सट्रीम कंडीशन होने पे ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे रिस्पॉन्स की तरफ जाता है, जैसे माइग्रेशन और सस्पेंशन। और जब सालों तक ये कंडीशन बरकरार रहे और माइग्रेशन और सस्पेंशन उसके लिए पॉसिबल न हो, तब जो ऑप्शन निकल के आता है वो है परमानेंट चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। फ्रेंड, एडाप्टेशन के लिए जो डिफिनीशन आपके बुक में है, मैं अभी बुक इस डिफिनीशन को भी थोड़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बुक के लाइनों पे भी बनते हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट जो है नीट और एम्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रेलिवेंट लगते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल के लिंक को डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप के बीच सर्कुलेट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसकी पहुँच बने। अब फ्रेंड, देर न करते हुए हम एडाप्टेशन पे आते हैं। तो मैं एडाप्टेशन की पहले आपके बुक की डिफिनीशंस को लेता हूँ, जिस पे डिस्कशन बेस करता हूँ, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे देखो, ये मेंशन आपको पेज नंबर 225 पे जो एडाप्टेशन के लिए जो आपको मेंशन किया गया है, देखो यहाँ क्या मेंशन किया गया है, कि एडाप्टेशन क्या है। देखो, एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये एट्रीब्यूट होता है मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। मेनी एडाप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर द लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। ठीक है, तो ये डेफिनीशन है आपकी एडाप्टेशन की। इसका मतलब ये है कि एडाप्टेशन जो होता है, देखो इसे समझो आप इस चीज़ को, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में ये इसका एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट में जो एक्सट्रीम कंडीशन है, जो भी एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है, जो एक्सट्रीम कंडीशन है, इस कंडीशन के रिस्पांस में यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में एडाप्टेशन डेवलप हुए हैं। और वो कैसे हैं? एक एडाप्टेशन तो है मार्फोलॉजिकल, ठीक है, इसका डोमेन है मार्फोलॉजिकल। दूसरा एडाप्टेशन है फिजियोलॉजिकल, और एक एडाप्टेशन का एक तरीका होता है बिहेवियरल। ठीक है, तो तीन तरीके से एडाप्टेशंस होते हैं, और ये इन स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए हैं जो कि बहुत ही परसिस्टेंट नेचर का हो, परसिस्टेंट नेचर की कंडीशंस हो। ये लगातार अगर बनी हुई है तो उसके रेफरेंस में, उसके रिस्पांस में ऑर्गेनिज्म इस तरीके से अपने आप को चेंज करता है। अब सवाल है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये एडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म में कैसे डेवलप हुए हैं। तो इसके लिए हालांकि मैं ये बात बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ एवोल्यूशन के थ्रू आते हैं, इसीलिए एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एवोल्यूशन के थ्रू, सालों के एवोल्यूशन के थ्रू कुछ जीन पूल ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं, कुछ जीन पूल में ये सारे स्पेसिफिकेशन को सेट किया गया है, जिसके लिए आपको लिखा गया है ना जेनेटिकली फिक्स्ड।
एक्चुअल में ये वर्ड क्यों यूज किया गया है ये भी मैं थोड़ा बता दूं। देखो जैसे कुछ एक बुक में आप पढ़ सकते हो कि ये जो एडाप्टेशन होता है इसे दो तरीके का हम बोल सकते हैं। एक जैसे सोमैटिक एडाप्टेशंस और एक हम बोल सकते हैं जेनेटिक एडाप्टेशन। ठीक है, जैसे सोमैटिक एडाप्टेशन जो है ना ये एक्वायर्ड नेचर का होता है, जो आपको लैमार्क ने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया था। मतलब ये लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म गेन करता है और ये रिवर्स हो सकता है, ये परमानेंट नेचर का नहीं है क्योंकि ये जीन के लेवल पे नहीं होता है, ये बॉडी के अपने लेवल पे होता है, मतलब सोमैटिक प्लाज्म के लेवल पे होता है। तो ज्यों ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है ये एडाप्टेशन भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है, अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है। हम जिन एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं, जो एडाप्टेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एडाप्टेशन जेनेटिक लेवल का है। तो जीन में कोई नया जीन पूल कैसे आता है? बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। इसकी जो आपने पढ़ा है वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन ही वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू, एवोल्यूशन के थ्रू इस जीन पूल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जेनेटिकली फिक्स होने का मतलब है इनहेरिटेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि कैमल जो है डेजर्ट में रहता है, ठीक है, तो कैमल के बॉडी में जो एडाप्टेशन है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि कैमल के बॉडी में क्या ये एडाप्टेशन है, बिल्कुल है। जैसे कैमल के बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन देखो, आपने पढ़ रखा होगा, छोटी क्लास से आपको बताया जाता है कि उसके पैरों में पैड्स होते हैं, उसके पैरों का सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बनाया गया है ताकि वो रेत में जो सैंड्स है उसमें वो गड़े नहीं और वो आसानी से रेत पे चल पाए। उसके जो नॉस्ट्रिल हैं वो नॉस्ट्रिल को बंद कर सके। जैसे आपकी नाक हमेशा खुली है, वो चाहे तो अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर ले जिससे बाहर की जो रेत उड़ रही है वो न जाए। और हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है इससे बहुत सारा वाटर एनवायरनमेंट में निकलता रहता है। जब आप जितनी बार सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सरफेस से बहुत सारा वाटर लॉस होता है, तो उसे पानी में बचाना था तो ये चेंज हुआ। तो ये दोनों मॉर्फोलॉजिकल है। इसके साथ साथ बॉडी पे जो डेंस हेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो तेज़ धूप और गर्मी में उसे बचाता है। इसके साथ साथ और जो उसमें एडाप्टेशन हुए हैं मॉर्फोलॉजिकल, जैसे बॉडी में एक एनाटॉमिकल फीचर है कि एक स्पेशल टिश्यू जैसे उसमें हम्प आ गया है जिसके अंदर वो फैट का स्टोरेज करता है। और एक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ये है कि उस फैट के बर्निंग से जो वाटर मिलता है उस वाटर को अपनी वाटर नीड में पूरा करता है। इसके साथ साथ वाटर का जो लॉस है उसे भी रोकना है, तो उसे जल्दी स्वेटिंग नहीं आती है। तो उसके बॉडी में जो एंजाइम है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास सेट कर दिया गया है। तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में, मॉडरेट कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म मैमल जब तेज़ गर्मी में स्वेटिंग करने लगते हैं तो कैमल को ये स्वेटिंग नहीं आती है अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जहाँ तक के टेम्परेचर को वो आराम से बियरेबल कर देता है। जैसे देखो हमें स्वेटिंग कब आती है? हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए 35। तो ज्यों ही 35 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो हमारी एंजाइमें काम करना बंद करेंगी। तो हमारा थर्मो रेगुलेशन क्या करता है, उससे पहले ही बॉडी में स्वेटिंग करके और स्वेटिंग का जो पानी निकला उसे इवेपोरेट करके हमारे सरफेस को ठंडा कर देता है, जिससे हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर फिर से वापस आ जाता है 35 पे, जिससे हमारी एंजाइम बेटर परफॉर्म करे। लेकिन इसकी एक कीमत ये चुकानी पड़ती है कि हमारे बॉडी से बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है। तो हम तुरंत ही इसके बाद पानी की खोज में जाते हैं, हमारा थर्स्ट सेंटर एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस से, हम पानी पीते हैं और अपने वाटर नीड को पूरा कर लेते हैं। लेकिन डेजर्ट में रहने वाले कैमल के पास ये जो है एडवांटेज, ये लग्जरी नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो डेजर्ट में पानी मिलना मुश्किल है। तो फिर एक स्पेशल एडाप्टेशन में उसके एंजाइमों का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है उसको बढ़ा के 50 के रेंज में कर दिया गया, जो कि वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो
तो प्रैक्टिकली जो है कैमल को पसीना नहीं आता है या बहुत ज़्यादा हीट होने पे ही पसीना आएगा, जिससे वाटर लॉस कम होगा। दूसरा वाटर लॉस एनिमल में कैसे होता है, यूरिन। जैसे मॉडरेट कंडीशन में हम रहने वाले हैं तो हम 1.5 लीटर यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब जब हम 1.5 लीटर यूरिन का प्रोडक्शन कर देते हैं तो हमें किसी भी हालत में 1.5 लीटर पानी तो चाहिए ही। जैसे हमारे बॉडी में टोटल 6 लीटर ब्लड है, ऐसा आप एक रफ आइडिया मान लो, उसमें से 1.5 लीटर आपने 24 घंटे कुछ नहीं किया तो 1.5 लीटर तो यूरिन में जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका रेस्पिरेशन कर रहे हो तो रेस्पिरेशन से भी 1.5 लीटर पानी निकल जाएगा, 3 लीटर लॉस हो गया। अगर ये 3 लीटर पानी लॉस हो गया और आपने वापस 3 लीटर नहीं पिया तो आपके ब्लड का वॉल्यूम 6 लीटर से 3 लीटर रह जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी, आप सर्वाइव नहीं करेंगे। इसीलिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरी होता है। और हम जिस कंडीशन में रहते हैं तो इसीलिए आप देखते हैं 5-6 लीटर पानी खाने और पानी के फार्म में हम इंटेक करते हैं। बट कैमल जिस जगह रहता है ये मुश्किल है, तो उसके जो है किडनी में जो लूप ऑफ हेनले है, जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की मैकेनिज्म है वो इतनी स्ट्रांग है सारे मैमल में कि वो हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करता है, जिससे ओवरऑल जो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है उसे रोका जाए। नॉस्ट्रिल में जैसे मैंने बताया कि उसे वो बंद कर सकता है, इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस से जो वाटर लॉस हो रहा था वो भी कम किया जाए और हम को जला के उससे जो फैट से जो वाटर निकलता है उस वाटर से इनकी भरपाई की जाए। जब भी आप किसी कार्बोहाइड्रेट को या फैट को बर्न करते हैं तो CO2 और वाटर मिलता है। इस वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं और उसी वाटर को यूज करके वो सर्वाइव करता है। इसके अलावा भी मॉडिफिकेशन है कि जब पानी मिल गया तो वो पानी के एक अच्छा खासा अमाउंट पी सकता है, यानी कि बिहेवियर में भी चेंज है कि उसने अपने खाने पीने की आदत को काफ़ी चेंज कर रखा है। ये सारे चेंजेस जो आप देख रहे हैं बिहेवियरल है, मार्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है, ये सब इस एनिमल कैमल को डेजर्ट जैसे कंडीशन में बहुत सूटेबल ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कैमल के बच्चे को ये सब सीखना पड़ता है, एक्वायर्ड नहीं है, वो जेनेटिकली फिक्स है। अगर कोई कैमल है तो उसमें ये फीचर पहले से है, जो मैं ये बता रहा था जेनेटिकली फिक्स होने का मतलब। इस वजह से अगर कैमल डेजर्ट में न रह के मॉडरेट कंडीशन में भी रहेगा तो वो लगभग उन्हीं सिचुएशन पे रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो मिनिमम वाटर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए अडॉप्टेड है। वो भले एनवायरनमेंट में यहाँ ज़्यादा वाटर हो लेकिन वो उसी कंडीशन के हिसाब से अडॉप्टेड है, वो उससे रह लेता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात अब आप समझ पाए कि क्यों हम बोल रहे हैं जेनेटिकली फिक्स और इसका क्या बेनिफिट हो रहा मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। जैसे कि कैमल के एक एग्जाम्पल से मैंने ये बातें आपको समझा दी है। अब हम क्या करेंगे कि अब आपको जैसा आपके बुक में जो एग्जाम्पल रखे गए हैं 1 बाय 1 उन एग्जाम्पल को रखेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल को ले रहा हूं और उसके बाद बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले आपको मेंशन किया गया है कैंगारू रैट। कैंगारू रैट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में होते हैं। कैंगारू रैट को आप वैसे नहीं समझेंगे। कैंगारू रैट जो है वो कैंगारू नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में है। कैंगारू रैट जैसे रैट आप देखते हैं ऐसे ही है, बस उसमें कुछ फीचर जो है ना, उसके कुछ फीचर कैंगारू जैसे होते हैं। ये भी रोडेंट ही है। कंगारू रैट की बॉडी में भी फैट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फैट होती है, तो फैट में क्या होता है कि फैट का फार्मूला यही होता है। XX का मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये फार्मूला है। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे बनेगा CO2, H2O और एनर्जी। ठीक है, तो ये तो वेस्टेज है, निकालना पड़ेगा, एनर्जी यूज हो जाएगी। और ये जो वाटर है ये है मेटाबॉलिक वाटर। तो कंगारू रैट में ये एडाप्टेशन है कि ये इस मेटाबॉलिक वाटर को अपने वाटर रिक्वायरमेंट के लिए यूज करता है। और दूसरा जो एडाप्टेशन है
कि जब आप जो है इस तरीके से देखो, जब आप इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो नेफ्रॉन होता है, ये एक टिपिकल नेफ्रॉन का डायग्राम है। इस नेफ्रॉन में इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लूप्स ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो मेन यूज है वो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में काउंटर करंट मैकेनिज्म। लूप ऑफ हेनले की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, फाइनल यूरिन उतनी कंसंट्रेटेड होगी। तो डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में ये दोनों चेंजेज है। अब ये दोनों रिएक्शन क्या हैं? ये दोनों रिएक्शन फिजियोलॉजी हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो कंसंट्रेट यूरिन का इसमें है, फैट के ऑक्सीडेशन का है, मेटाबॉलिक वाटर के यूज का है, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल का रिमूवल होता है वो बहुत कम वाटर का लगभग सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी उससे वाटर को कंजर्व किया जा सके। जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल में डिटेल में बताया वैसे ही लगभग उसी लाइन ऑफ आर्गूमेंट में सब हैं, बट फिर भी मैं एक एक बार बता दूं। इसके बाद देखो सेकंड मेंशन है अपुंसिया। ये मॉर्फोलॉजिकल का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। डेजर्ट में रहने वाले डेजर्ट में रहने वाले जो प्लांट हैं, देखो प्लांट में क्या सिचुएशन होती है, जैसे एनिमल में रेस्पिरेटरी सरफेस से वाटर लॉस होता है, वैसे ही प्लांट का रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है। जैसे ये कोई प्लांट है जो नॉर्मल कंडीशन में रहने वाला प्लांट है, तो इसमें जो इसकी लीफ होती है, इस लीफ में जैसे आप पढ़ते हैं, इस लीफ से सबसे बड़ी बात है कि ये तो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब ये तो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसमें जो है, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कि इसमें बहुत सारे इस तरीके से स्टोमेटल पोर होते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं, इन स्टोमेटा का एक रोल है कि एनवायरनमेंट से CO2 लेना, क्योंकि ये जो CO2 जा रहा है ये फोटोसिंथेसिस में CO2 वाटर मिलके ये बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इससे बाहर आता है, यानी कि ये एक रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का काम कर रहा है। लेकिन इसी एक्सचेंज का फ़ायदा उठा के यहाँ से बहुत सारा वाटर वेपर का लॉस होता है, जो कि एनवायरनमेंट में जाता रहता है। अब जो प्लांट डेजर्ट की कंडीशन में है वो इस लॉस को नहीं बियर कर सकता है। तो अपुंसिया एक ऐसा प्लांट है कि उसने इसका तरीका खोजा कि एक नॉर्मल लीफ में ये बड़ी सी सरफेस एरिया रखी जाती है ताकि सब पे धूप पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा धूप को यूज करे, क्योंकि इसे पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पानी सफिशिएंट है। डेजर्ट में ये नहीं है, तो इसने तो पहले इस लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसको स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये मॉडिफिकेशन है, ये मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, जिससे सरफेस एरिया बहुत कम हो जाए। और जो स्टोमेटा हैं वो स्टोमेटा संकन नेचर के होते हैं, जिससे जो है इनमें बहुत कम इनसे वेपराइजेशन हो, ट्रांसपायरेशन। और थर्ड वन है कैम मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे C3C4 पढ़े हैं ऐसे ही कैम होती है, कैजुरेनिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या किया जाता है, कैजुरेनिक एसिड मेटाबॉलिज्म के मैकेनिज्म में क्या किया जाता है कि रात के समय जब बाहर टेम्परेचर कम होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होता है, वाटर लॉस कम होते हैं, तो स्टोमेटा खुलते हैं और स्टोमेटा खुलने के बाद नॉर्मल CO2 अंदर जाती है और CO2 को इस कैजुरेनिक एसिड में, जो कि एक C4 एसिड है, उसके अंदर इसे बहुत सारा स्टोर कर लिया जाता है। दिन के समय इस स्टोमेटा को नहीं खोला जाता जिससे वाटर लॉस न हो, और जो रात को स्टोर की गई CO2 है उसको फोटोसिंथेटिक C3 साइकिल की मदद से फूड में कन्वर्ट किया जाता है। तो दिन के समय स्टोमेटा जब नहीं खोला जाएगा तो दिन के समय वाटर लॉस नहीं होगा। थर्ड वन जो अपुंसिया के प्लांट ने अपने आप को चेंज किया, जैसे अपुंसिया के प्लांट को आप देखते हैं
तो इस तरीके से प्लांट में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखते हैं और इस पे इस तरीके से स्पाइंस दिखती हैं। ये स्टेम हैं जिनको हम फाइलोक्लैड बोलते हैं। तो यहाँ स्टेम ग्रीन होता है, स्टेम मॉडिफाइड हो गया है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो भी इम्पॉर्टेंट है। लीफ मॉडिफाइड हो गई है स्पाइन के फॉर्म में, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो। स्टोमेटा मॉडिफाइड हो गया है। और कैम, तो कैम साइकिल फिजियोलॉजिकल है, ये स्टोमेटा का चेंज होना, स्पाइन का चेंज होना मॉर्फोलॉजिकल है। और ये बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं, बिहेवियरल भी होता है, जो बारिश का अगर ड्यूरेशन, जैसे बारिश बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है तो उतने टाइम में अपने लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। उतने, जैसे 10 दिन के लिए बारिश का सीजन है, उसी में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई तो उनके सीड का जर्मिनेशन होगा, वो जो है रिप्रोडक्शन करेंगे और वापस सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी डॉर्मेंट कंडीशन को झेलते चले जाएंगे। लेकिन अपुंसिया ऐसा नहीं है, ये पूरे साल जो है एक्टिव रहता है। तो इसने अपने बॉडी को इस तरीके से चेंज किया। इसके साथ साथ इसमें डीप रूट सिस्टम होता है, ताकि पानी को बहुत अंदर से भी निकाल लिया जाए। कुछ एक डेजर्ट जैसे आटाकामा का डेजर्ट जो सदर्न अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे जो ड्यू होती है, जो ओस की बूंदें होती हैं, उसको भी ये यूज कर पाते हैं अपने वाटर नीड के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये कहानी बहुत लंबी है। अगला चीज जैसे आपको मेंशन किया गया है एक और, वो मेंशन किया गया है मैमल्स में एडाप्टेशन। देखिए मैमल वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल जब जो है बहुत कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि साइबेरिया का जो आर्कटिक सर्किल है वहाँ पे जब ये रहते हैं, तो एक रूल आपको मेंशन किया गया, वो है एलन रूल। एलन रूल ये है कि एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है, इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इसमें जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो होता है, जैसे ये देखो आप, जैसे ये कोई चीज़ है ये, तो इसका एक वॉल्यूम होगा और एक सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब सरफेस एरिया से ही हीट लॉस होती है, समझे इस बात को, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब ऐसा आप करेंगे कि इसकी शेप को यही रखेंगे बट इसे छोटा कर देंगे, तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाती है। जब सरफेस एरिया बढ़ गई तो इससे होने वाला हीट लॉस भी बढ़ जाता है। इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म इस ठंडे कंडीशन में रहते हैं, वहाँ एक जनरल चीज़ देखा गया है कि उन ऑर्गेनिज्म के, उन वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के जो लिम्स हैं, जैसे ये हमारा कान, ये हमारी नाक, ये हमारी उंगलियां, ये सब छोटी साइज में होती हैं, ताकि कम से कम सरफेस एरिया से यहाँ से हीट लॉस हो। और ओवरऑल एनिमल की साइज देखोगे तो वो काफ़ी बड़ी होगी, जैसे पोलर बियर काफ़ी बड़े साइज में है, जो सील हैं, जो वालरस हैं, ये सब काफ़ी बड़े बड़े साइज में हैं, ताकि उनकी बॉडी बहुत गोल सी, स्फेरिकल सी हो, क्योंकि स्फीयर एक ऐसा चीज़ है जिसमें वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो सबसे कम होता है, जिससे सबसे कम हीट लॉस होगा। तो ये मॉडिफिकेशन कैसा है, ये अडॉप्टेशन कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, बात समझे आप। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन एक फिजियोलॉजिकल एक एग्जाम्पल बताया गया है, वो जैसे ह्यूमन में ही लिया गया है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे आपको रोहतांग और मनाली पास को मेंशन किया गया इंडिया में, द्रास या लद्दाख में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे एयर में जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो नॉर्मल कंडीशन का जो आदमी वहाँ पहुँचा उसे अल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है। अल्टीट्यूड सिकनेस में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जब ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन को आपको बॉडी में नॉर्मल रखने के लिए आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और कभी कभी कोरोनरी पल्पिटेशंस होने लगता है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट में होती है या हार्ट में पल्पिटेशन होने लगता है, उससे चक्कर और वोमिटिंग जैसा फील होगा, डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। तो ऐसे
ऐसे जो है ह्यूमन के लिए ट्रीटमेंट यही होता है कि उनको एक प्रेशराइज ऑक्सीजन बैग में रखा जाता है, जिससे उन्हें नॉर्मल हो जाए या उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। अब ये तो आज का मॉडर्न तरीका है। आदमी तो बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो वो कैसे उस हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो ट्राइब्स, जो ह्यूमन सेटलमेंट बहुत पहले से नेचुरली हैं, तो वो उनमें एक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी बॉडी खुद को एडाप्ट करने के लिए ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगती है, जैसे बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनमें आरबीसी बढ़ जाती है। इसी वजह से उनकी स्किन को आप देखोगे, जो हाई एल्टीट्यूड पे दिखते हैं वो एकदम लाल लाल से दिखते हैं। उनकी स्किन जो है वो लाल लाल से दिखती है। ये हिमालय पे ही नहीं है, रॉकी माउंटेन पे आप चले जाइए, एंडीज माउंटेन पे चले जाइए या एल्प्स पे चले जाइए, जो भी हाई माउंटेन एरिया है, तो उस कमी को, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए इनमें जो आरबीसी काउंट है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि हर आरबीसी थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन लाएगी तो बॉडी में ऑक्सीजन पूरा हो जाएगा। तो जो कोई लो एल्टीट्यूड से जाता है वो कुछ दिनों में इसके लिए एडाप्टेड हो जाएगा और उसकी आरबीसी काउंट बढ़ जाएगी। तो ये एक एडाप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, जो कि ह्यूमन में है। और ह्यूमन में नहीं, बहुत सारे एनिमल में भी है, जैसे याक जो उस पे रहता है, लामा जो साउथ अमेरिका में है, उनके भी ब्लड में इस तरीके के एडाप्टेशन है, जिससे इस अल्टीट्यूड का जो लो ऑक्सीजन कंटेंट है उसको काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट वन आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल जस्ट आपको दिखाना है, आपको समझ में आना चाहिए। अब एक और मेंशन किया गया है, जैसे कि देखो 37 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना ह्यूमन में, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। एक और मेंशन है यहाँ पे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स में आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया जो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट में होते हैं, मतलब ओशियन के अंदर कई सारे वेल्केनो होते हैं जिसको डीप हाइड्रोथर्मल वेंट बोलते हैं। तो वेल्केनो होगा तो उसके सराउंडिंग का पानी तो बॉयल कर रहा होगा ना, तो वहाँ भी लाइफ है। अब उतने गर्म टेम्परेचर में अगर कोई बैक्टीरिया रह रहा है तो उस बैक्टीरिया में स्पेशल एडाप्टेशन होना चाहिए, ताकि जो है उस हाई टेम्परेचर पे उसकी एंजाइम काम करे। और इस टाइप की बैक्टीरिया हमें मिली है, इन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया। आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रखा होगा, जब वहाँ पे आप वो पढ़ते हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ एक एंजाइम है ना, टैक। ठीक है, टैक एंजाइम जो है वो बेसिकली किस लिए है कि वो हाई टेम्परेचर पे इन ऑर्गेनिज्म में हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आप जान पाओ। हाँ, ये है पेज नंबर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पेज नंबर 202। और इसमें आपको मेंशन किया गया है उस थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया के टैक पॉलीमरेज एंजाइम का, जो एक्चुअल में इस हाई टेम्परेचर में अपने बॉडी के एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर को उस रेंज में बनाए रखते हैं। इस वजह से हॉट वाटर स्प्रिंग हो, हाइड्रोथर्मल वेंट हो, उसमें वो आराम से सर्वाइव करते हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल से ये हमें समझ में आ रहा है कि चाहे माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक लाइफ, सबसे कॉम्प्लेक्स लाइफ ह्यूमन की लाइफ हो, दोनों लेवल पे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इस तरीके से हैं कि वो जो है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन आपको मेंशन किया गया है, जैसे ये हाई टेम्परेचर के बाद कोल्ड टेम्परेचर के लिए, जैसे जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जैसे आर्कटिक ओशियन में, वहाँ की जो फिश हैं या जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो कैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में खुद को ज़िंदा रख पाती हैं। तो देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर को चेंज करने का एक रेंज है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अब जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब तो बॉडी फ्लूइड ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सब जीरो टेम्परेचर होने के बाद भी उनका बॉडी फ्लूइड लिक्विड कैसे रहता है। तो आपने केमिस्ट्री में राउट लॉ पढ़ा होगा, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, जब उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दे। तो इन सारे एनिमल के ब्लड में जो कुछ एंजाइम्स हैं वो क्या करती हैं कि वो एंटी फ्रीज जो है प्रोटीन का बहुत सारा स्टोरेज रखती हैं, जिससे उस लो टेम्परेचर में भी इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी के बॉडी फ्लूइड जो है फ्रीज ना हो। इसी तरीके से बहुत डेप्थ में जो एनिमल रहते हैं उनकी बॉडी एक हाई प्रेशर को झेलती है। तो जैसे कि बहुत ओशियंस के बहुत डेप्थ में, उस डेप्थ में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके बॉडी के अंदर सबसे पहले कोई एयर कैविटी नहीं होती। जैसे अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हमारे बॉडी का वो पार्ट कोलैप्स होगा जो हमारी एयर कैविटीज है, जैसे हमारे लंग्स, जैसे हमारे मिडिल ईयर की कैविटी, साइनस और ब्रेन की कैविटी। तो उनकी ज़्यादातर एयर कैविटी में जो फ्लूइड भरे होते हैं वो फ्लूइड सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं। उसके लिए भी कुछ एंजाइम होती हैं, जब वो डेप्थ में जाते हैं तो वो फ्लूइड की थिकनेस को बढ़ा देती हैं, जिससे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है वो बाहर के प्रेशर को काउंटर करता है और उस प्रेशर में वो अपने आप को सर्वाइव करती हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं एक फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है जो हाई प्रेशर में उन्हें सस्टेन कर रहा है। लास्ट वन एक और चीज़ मेंशन है, जैसे एक बिहेवियर का बेस्ट एग्जांपल है डेजर्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें उनका बिहेवियर ऐसे बदल लेते हैं कि पहली बार डेजर्ट में रहने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म रात को निकलते हैं, क्योंकि रात में मौसम वहाँ ठंडा होता है तो वो नॉक्टर्नल हो गए हैं। दूसरी जो उसमें चेंज हुई है बिहेवियर में कि वो सब ज़्यादातर बरोइंग हैं, क्योंकि ज़मीन के सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है उसके कंपेरिजन में अगर वो बरो में रहते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। तीसरा जो तरीका है कि एक लिजर्ड है, जिसमें बड़ा आपने डिस्कवरी चैनल पे अक्सर देखा होगा कि लिजर्ड ऐसे रेत पे भागती रहती है, जब उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो वो रेत में अपने आप को गर्म करती है, और जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो किसी शैडो प्लेस में चली जाती है या तो अंडरग्राउंड चली जाती है। और कुछ लिजर्ड तो ऐसा है कि वो रेत में ही चली जाती है, जहाँ बरो बनाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को ही अपने आप को बरीड कर लेती हैं, जिससे वो बच पाती हैं। तो इन्होंने सालों के एवोल्यूशन में इनके बॉडी में इस तरीके का बिहेवियरल चेंज आया है। तो ये सारे एडाप्टेशन के एग्जाम्पल थे जो आपके बुक में मेंशन किए गए थे। मेनली इस एग्जाम्पल में यही बात है कि इनके रेंज इतने हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, अलग अलग में कौन सा है ये बात बता दी। मैकेनिज्म है एवोल्यूशन के थ्रू, जिसके लिए वर्ड है जेनेटिकली फिक्स्ड। तो ये ऑर्गेनिज्म लेवल के इकोलॉजी थी, जिसकी समरी यही है कि ऑर्गेनिज्म को लगातार कॉन्टिन्यूअस बाहर की वेरिएबल कंडीशन को झेलना पड़ता है। उसके रिस्पांस में उसके पास जो है एक कॉन्टिन्यूअस एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिस पे लाइफ एक्शन मैक्सिमम स्पीड से चले। और इस कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस, और उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है फिजियोलॉजी से। बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन मैकेनिज्म है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो एडाप्टेशन यूज किया जाता है, और ऐसा हमें मिलता है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है पॉपुलेशन लेवल पे जेनेटिक्स कैसे होती है। तो हम ऑर्गेनिज्म से ऊपर अब पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट टॉपिक में आपको मेंशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।